नमस्कार, सिक्योर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है। दोस्त, मैं हूं दिलीप और आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्यक्तित्व में किसकी बात करने वाले हैं, सिगमंड फ्रायड की, जो कि वियना के बहुत बड़े चिकित्सक थे। इनकी बात करते हैं, जो कि चिकित्सक के साथ ये बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, जिनके बारे में हम बहुत अच्छी तरह से अध्ययन करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इस सेशन को आप स्किप मत कीजिए, क्योंकि आपके अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिल जाता है आपके एग्जाम में। तो हम बात करते हैं सिगमंड फ्रायड की। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए सीधा पॉइंट भी चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिगमंड फ्रायड ने कुछ बातें की थी किसके बारे में, व्यक्तित्व के बारे में। इन्होंने जो पहली बात की थी, सबसे पहले क्या थी, पहला पॉइंट इन्होंने बताया था चेतना के स्तर। क्या बताया था? चेतना के स्तर। दूसरी बात इन्होंने की थी किसकी? मनोलैंगिक अवस्थाएं, व्यक्तित्व की संरचना, व्यक्तित्व की संरचना। तीसरी बात इन्होंने की थी मनोलैंगिक अवस्थाएं, मनोलैंगिक अवस्थाएं। और चौथी बात इन्होंने किसकी? अहम रक्षात्मक युक्तियां। ठीक, चेतना के स्तर, दैट इज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। फिर उसके बाद करते हैं व्यक्तित्व की संरचना, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी। फिर सक्सेसफुल स्टेजेस की बात करते हैं। फिर उसके बाद ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, अहम रक्षात्मक युक्तियों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करने वाले किसका? चेतना के स्तर, दैट इज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। सबसे पहले हम इसी को देखते हैं, चेतना के स्तर को देखते हैं। ओके, पहले हम क्या देखते हैं? चेतना के स्तर, दैट इज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, ओके। इन्होंने चेतना के 3 स्तर बताए। कितने स्तर? 3 स्तर बताए। ठीक, पहला जो उन्होंने स्तर बताया था वो क्या था? चेतन। क्या था? चेतन। दूसरा जो उन्होंने बताया था वो था पूर्व चेतन। तीसरा जो उन्होंने बताया था वो क्या था? अचेतन। ठीक, चेतन जिसे हम क्या कहते हैं? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस। पूर्व चेतन जिसे हम क्या कहते हैं? प्री कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस। और अचेतन जिसे हम क्या कहते हैं? अनकॉन्शियसनेस। अनकॉन्शियसनेस। इट्स क्लियर टू यू? सिगमंड फ्रायड ने किसके चेतना के 3 स्तर बताए थे। पहला क्या उन्होंने बात की थी? पहला उन्होंने बात की थी कॉन्शियसनेस, जिसे हम चेतन कहते हैं। दूसरा प्री कॉन्शियसनेस, जिसे अचेतन कहते हैं। और तीसरा जो था उन्होंने अनकॉन्शियसनेस, जिसे अचेतन कहते हैं। उन्होंने बताया जो कॉन्शियस चेतन होता है, चेतन क्या होता है? आप जब कोई कार्य अपनी जानकारी में करते हैं, आप जो कोई कार्य अपनी जानकारी में करते हैं, जहाँ पर आपका मस्तिष्क, दिल और दिमाग एक ही जगह स्थिर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? चेतन कहते हैं। जैसे मैं आपको इस समय पढ़ा रहा हूँ तो मेरा पूरा कंसंट्रेशन आपको पढ़ाने पे है,
मुझे जानकारी है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये क्या है, चेतन होता है, चेतन मन होता है, जिसे कहते हैं कॉन्शियसनेस या कॉन्शियस माइंड कहते हैं। जो चीज़ आपको पूरी जानकारी में होती है और उस तरह उसमें आप कोई कार्य करते हैं तो क्या होता है, चेतन में कहलाता है, जिससे आप पूरी होशो हवास में जो कोई कार्य आप करते हैं। क्लियर टू यू। फिर उसके बाद उन्होंने बात की थी किसकी, पूर्व चेतन, प्री कॉन्शियसनेस। प्री कॉन्शियसनेस ऐसी चीज़ें होती हैं जो तो आपको याद तो नहीं रहती हैं, लेकिन फोर्स करने पर, दबाव डालने पर वो चीज़ें आपको याद आ जाती हैं। उसे हम क्या कहते हैं, प्री कॉन्शियसनेस कहते हैं। और लास्ट में बात करते हैं अनकॉन्शियसनेस, दैट इज अचेतन। इसकी बात करें तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी जानकारियाँ होती हैं, ऐसी मेमोरीज होती हैं जिनको आप कितनी भी फोर्स करें, कितने भी दबाव डालें, पर आपको ये चीज़ें याद नहीं आती हैं। उसे क्या कहते हैं, अनकॉन्शियसनेस, अचेतन कहते हैं। यही 3 चीज़ के बारे में बात की थी किसने, सिगमंड फ्रायड ने। उन्होंने बताया था मनुष्य के जो मस्तिष्क होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड जो होता है, तो क्या होता है, 3 चीज़ें उसमें पाई जाती हैं। पहला क्या होता है, चेतन मन, जिसे हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं। दूसरी बात करते हैं प्री कॉन्शियस माइंड, जिसे हम कहते हैं अचेतन मन। और तीसरी बात करते हैं किसकी, जिसे कहते हैं प्री कॉन्शियस माइंड, जिसे हम कहते हैं पूर्व चेतन कहते हैं। और लास्ट में बात करते हैं अनकॉन्शियस माइंड, जिसे हम क्या कहते हैं, अचेतन मन, जिसमें हम कोई चीज़ याद ही नहीं रहती है। फिर इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने बताया कि चेतन क्या होता है, जो कोई चीज़, मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, या मैं ड्राइव कर रहा हूँ, या मैं कोई कार्य कर रहा हूँ, वो पूरे दिल और दिमाग से करता हूँ, मेरी जानकारी में रहती है, उसे हम क्या कहते हैं, चेतन कहते हैं। ठीक। उसके बाद पूर्व चेतन की बात करें, पूर्व चेतन ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम फोर्स करने पर, दबाव डालने पर जो चीज़ें मुझे याद आ जाती हैं। जैसे मान लो आपके घर में कोई आपका छोटा भाई या बड़ा भाई कोई भी है, कहीं मार्केट में जाते हैं कोई सामान लेने के लिए, कोई परचेस करने जाते हैं कोई वस्तु का, तो जाते हैं, क्या होता है वहाँ पे, मान लो बाइक लेके गया और बाइक लेके आया, अब चाबी कहीं रख दिया, उसे याद नहीं है। अब आपको कहीं जाना हुआ, आप उसे कह रहे हैं चाबी कहाँ पे रखा, और बोल रहा तो वहीं पे तो है। अब गया ढूंढने के लिए, पाया, मिल नहीं रहा है उसे। अब बोले शुरू से सोच, तो शुरू से सोच, तो यहाँ पे आया था, चाबी लिया था, बाइक चलाया था, फिर बाजार गया था, कैसा कैसा क्या किया, तो बोलता है अच्छा हाँ याद आया कि मैं चाबी यहाँ से लिया था। उसके बाद बाइक लेके गया मार्केट में, फिर डेयरी वाले के पास गया, वहाँ से दूध लिया, फिर उसके बाद मैं फार्चून की दुकान पे गया, वहाँ से कुछ सामान खरीदे, फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे घर पे आया, फिर मैं कमरे में गया तो याद आया, बोला हाँ कमरे में आया, फिर उसके बाद वो देखो अलमारी पे रखा हुआ है। मतलब ऐसी चीज़ें जिसे फोर्स करने पर, दबाव डालने पर हमें याद आ जाती हैं, उसे क्या कहते हैं, पूर्व चेतन कहते हैं, प्री कॉन्शियस माइंड कहते हैं, प्री कॉन्शियसनेस कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, पूर्व चेतन कहते हैं। जैसे आप समझ सकते हो, मैं आपको एक चीज़ और, एक एग्जाम्पल से आप और समझ सकते हो। जैसे अगर हम आपसे कह रहे हैं कि आप सांस ले रहे हैं, तो इसी कारण आप जिंदा हैं। अगर आप सांस लेना बंद कर दें, आपकी डेथ हो जाएगी। अब तक आपको ध्यान नहीं था कि मैं सांस ले रहा हूँ, जैसे मैंने आपको किया तुरंत आपने फीलिंग किया हाँ मैं सांस ले रहा हूँ, तुरंत आपने फीलिंग किया। लेकिन इसके पहले क्या आपको याद था कि मैं सांस ले रहा हूँ? नहीं ना। आपने जो उसमें दिया दबाव डाला, याद करने की कोशिश की, तो आपको याद है कि मैं सांस ले रहा हूँ। क्लियर? ठीक। पूर्व चेतन से कहते हैं, आप जिस चीज़ को याद करने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद हम कहते हैं अचेतन की बात करते हैं। अचेतन में क्या होता है, अचेतन में ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको फोर्स करने के बावजूद भी आपको याद नहीं आती। जैसे मैं, कोई कहता है हाँ तू छोटा था, तू मिट्टी खा रहा था, वो याद है? बोले हाँ मैं क्या आपका मिट्टी खा रहा था, नहीं खा रहा था। तो उस समय क्या होता है, वो चीज़ें आपको याद नहीं है, आप कितना भी दबाव डालें फिर भी आपको वो याद नहीं आती हैं। वो किस में चली जाती हैं, कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस में चली जाती हैं, अचेतन में चली जाती हैं। या मैं आपसे कहूँ कि ये जो आपका जो रक्त हो रहा है, आपका रक्त का प्रसंचरण हो रहा है, क्या हो रहा है, रक्त का प्रसंचरण हो रहा है आपके बॉडी में। यहाँ से लेके आपका प्रसंचरण किस में होता है, आपके हार्ट में हो रहा है, हृदय में हो रहा है। लेकिन क्या आप इसको देख सकते हैं कि आपके वाइन्स के नसों के माध्यम से, पल्स के माध्यम से आपका जो ब्लड है वो आपके हृदय तक जा रहा है और उसको शुद्ध कर रहा है? आप देख सकते हैं, कितना भी कोशिश करें आप इसको देख नहीं सकते हैं। या मैं कहूँ, आप जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो ऑक्सीजन आपके ब्लड में जाके मिल रहा है, क्या आप उसको देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। कितनी भी कोशिश करें आप उसको देख नहीं सकते हैं। दैट इज अनकॉन्शियसनेस। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं थोड़ा। फिर हम बात करते हैं किसकी, व्यक्तित्व की संरचना की, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी।
पर्सनालिटी, व्यक्तित्व की संरचना। रचना की बात करती हैं। फिर इसमें इन्होंने 3 भागों में बांटा इसको भी, ठीक। देखते हैं क्या क्या है इसमें। जो पहला था इन्होंने बताया इसको इद, फिर उन्होंने बताया इदम, जिसको इन्होंने बताया इदम, अहम, अहम, और इसको इन्होंने बताया क्या था, पराअहम, पराअहम की बात की थी। इदम दैट इज इद, अहम दैट इज ईगो, पराअहम दैट इज सुपर ईगो, सुपर ईगो। इन्होंने व्यक्तित्व की संरचना में इन्होंने 3 प्रकार के बताया। इन्होंने इद ऐसी चीज़ें होती हैं जो मनमानी करता है, किसी का कहना नहीं मानता है। इद यही चीज़ें होती हैं जो हमें इधर उधर की बातें करने की कोशिश करते हैं, अपने मन की बात करने की कोशिश करते हैं, दुनिया किसी की बात नहीं मानेगा। ईद जिसे क्या कहते हैं, इदम कहते हैं, ठीक है। इसका संबंध जो होता है उसके से होता है आनंद का नियम। इसे हम क्या कहते हैं, आनंद का नियम कहते हैं, आनंद का नियम कहते हैं, जिसे प्लीजर प्रिंसिपल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, वास्तविकता का नियम, या जिसका संबंध वास्तविकता से होता है। ये जो होता है इसमें नैतिकता पूर्ण कूट के भरी रहती है। किसकी, नैतिकता, नैतिक नियमों को कहते हैं इसको हम, ठीक। तो ईद क्या कहता है, ईद, इसको ऊर्जा कहाँ से मिलती है, इसको ऊर्जा जो मिलती है उसको लिबिडो से मिलती है। किसको, लिबिडो से, ठीक, लिबिडो। इसमें 2 प्रकार की वो पाई जाती हैं, शक्तियाँ पाई जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इरोज, इरोज, और दूसरा थेनाटोस, ठीक। इसे हम क्या कहते हैं, लाइफ इंस्टिंक्ट कहते हैं, लाइफ इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट। और इसे हम क्या कहते हैं, डेथ इंस्टिंक्ट, डेथ इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट कहते हैं, ठीक। लिबिडो, ईद को ऊर्जा कहाँ से मिलती है, लिबिडो से मिलती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल अर्ज कहते हैं। किसको, लिबिडो को। तो इसमें 2 शक्तियाँ पाई जाती हैं, पहला इरोस जिसे जीवन शक्ति कहा जाता है, लाइफ इंस्टिंक्ट, और दूसरा थेनेटोस जिसे हम डेथ इंस्टिंक्ट कहते हैं, मृत्यु ऊर्जा कहते हैं, मृत्यु शक्तियाँ कहते हैं। इसमें क्या होता है, कभी कभी व्यक्ति क्या होता है, अपने लाइफ इंस्टिंक्ट में अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से बनाने की कोशिश करता है, और जो डेथ इंस्टिंक्ट होता है इसमें कभी कभी अपनी ज़िंदगी से मतलब आदमी क्या होता है, ऊब जाता है, जिसे कहते हैं वो अपनी ऐसी बातें करता है कि अब मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति परीक्षा में बैठा हुआ फेल हो जाता है, तो उस समय क्या काम करती है, उस समय डेथ इंस्टिंक्ट आदमी की काम करती है। वो सोचता है, कभी कभी इतना डिस्ट्रेस महसूस करता है, इतना टेंशन महसूस करता है, तो सोचता है कि मैं फेल हो गया हूँ, मैं समाज को क्या मुंह दिखाऊंगा, दुनिया को क्या दिखाऊंगा, अपने फ्रेंड्स को क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं क्या करता हूँ, मैं सुसाइड कर लेता हूँ। तो उस समय क्या इंस्टिंक्ट काम करती है, उस समय थेनाटोस काम करती है, जिसे डेथ इंस्टिंक्ट कहते हैं। फिर लाइफ इंस्टिंक्ट, जिस समय आप जीने की इच्छा रखते हैं, कोई कार्य करने की इच्छा रखते हैं, तो क्या होता है, लाइफ इंस्टिंक्ट काम करती है। ईद क्या कहता है, अपनी मनमानी करता है, जबकि ईगो क्या करता है, ईगो क्या करता है, वास्तविकता का नियम है ये दोनों में बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। किसमें, ईद में और प्राहम दोनों में बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। ईद क्या कहता है कि अगर उसे कोई चीज़ अभी चाहिए तो उसे अभी चाहिए, ऑन द स्पॉट चाहिए। अगर वो बोल रहा है कि मुझे चॉकलेट चाहिए तो वो भी उसे को चॉकलेट चाहिए, बाद में नहीं, कैसा भी करके, चाहे चोरी करना पड़े, चाहे मारपीट करना पड़े, डकैती करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन उसे चॉकलेट चाहिए तो चाहिए। लेकिन परा हम क्या कहता है, सुपर ईगो कहता है कि नहीं भाई, चोरी करना नहीं चाहिए, चोरी करना पाप है, इसलिए चोरी नहीं करना चाहिए, हमें नैतिक नियमों का पालन करना चाहिए। मान लो कोई व्यक्ति भूखा है, जिसे बहुत भूख लगी है, अब वो क्या कर सकता है, उसका इदम उस पर हावी होता है। तो जब इद हावी होता है तो कहता है देख उधर भोजन रखा हुआ, उधर होटल में भोजन बन रहा है, जाके चोरी कर ले, खा ले, ईद उसका कहेगा। लेकिन उसका जो सुपर ईगो रहता है, उसको जो प्रा अहम रहता है, वो कहता है नहीं, चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी करना पाप है, चोरी करना गंदी बात है, ये नियमों का उल्लंघन है, इसलिए चोरी नहीं करना चाहिए, मैं भूखे मर जाऊंगा लेकिन चोरी नहीं करूंगा। लेकिन जब इन दोनों के बीच में जब ईगो आता है, कौन आता है, जब इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश कौन करता है, ईगो करता है। तो क्या करता है, एक काम कर भाई,
तो अगर चोरी नहीं कर सकता तो भूखा भी नहीं रह सकता। ठीक, अगर चोरी नहीं कर सकता तो भूखा भी नहीं रह सकता। ऐसे में क्या करते हैं, उस होटल के वाले के पास जाते हैं और कहते हैं भाई मुझे 2 चपाती दे दे, मुझे भूख लगी खाने के लिए, इसके बदले में तेरा बर्तन साफ कर दूंगा या कोई काम कर दूंगा। इसलिए ईगो क्या कहता है, इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। कौन? ईगो। आप और एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, जैसे मान लो शादी हुई, शादी पड़ी है। शादी में क्या होता है, मान लो नवंबर दिसंबर के महीने में शादी पड़ी है, ठंड हो रही है, ठंड स्टार्ट हो गई, ठंड थोड़ा ज़्यादा हो रही है। और उसमें क्या होता है, जो बॉयज़ होते हैं उन्हें कोई भी कपड़ा पहन के चल जाएगा, मतलब पहनते हैं चल जाएगा। लेकिन लड़कियां क्या होती हैं, अच्छे अच्छे ड्रेसेस मंगाती हैं पहनने के लिए, 2-2, 3-3 हज़ार, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार अपने ड्रेस मंगाती हैं उसको पहनने के लिए कि मैं जब जयमाल होगा तो उस समय मैं क्या क्या करूँगी, मैं खुद एक कपड़े पहन के जाऊँगी। उस समय वो स्वेटर पहन के नहीं जाती हैं, ठंड भी हो रही है। अगर वो जब स्वेटर पहन के नहीं जाएंगी तो उन्हें ठंड लग जाएगा, और स्वेटर पहन लेंगी तो उनका जो ड्रेस है इतना महंगा खरीद के रखी हैं वो बेकार हो जाएगा, क्योंकि स्वेटर के नीचे ड्रेस का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में उनका ईद कहता है कि नहीं, मैं स्वेटर नहीं पहन सकती हूँ, मैं स्वेटर नहीं पहनूंगी, क्योंकि ये जो मैं ड्रेस खरीदी हूँ ये तो बेकार चला जाएगा, इसलिए मैं स्वेटर नहीं खरीद सकती। फिर उनका सुपर ईगो क्या कहता है, अरे पहन ले पगली, ठंड लग जाएगी, कल बीमार हो जाएगी, जो खम पकड़ लेगा, पहन ले। नैतिक नियमों को मानने वाला है। ठीक, लेकिन ईद क्या करता है, अपनी मनमानी करता है कि नहीं, मैं नहीं पहनूंगी तो नहीं पहनूंगी। क्यों? क्योंकि ये ड्रेस बेकार हो जाएगा, इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। लेकिन सुपर ईगो क्या कहता है, अरे पहन ले पगली, ठंड लग जाएगी, ठंड ज़्यादा हो रही है। तो ऐसे में जब अहम आता है, इन दोनों के बीच में संतुलन बनाने की कोशिश करता है, बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। सुपर ईगो क्या कहता है, कोई बात नहीं, तू स्वेटर नहीं पहनेगी तो कोई बात नहीं, मत पहन, तू शाल तो लेके जा साथ में। अगर तू शाल लेके जाएगी तुझे जब ठंड लगेगी तो ओढ़ लेना, नहीं तो उसको साइड में रख देना, आप खुद पहने रहना, अपना ड्रेस पहने रहो। लेकिन जब ठंड लगेगी तो स्वेटर पहन लेता। दैट इज आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं, फिर इसके बाद हम बात करते हैं किसके, मनोलैंगिक अवस्थाओं की। मनोलैंगिक अवस्थाएं, मनोलैंगिक अवस्थाएं की बात करते हैं। इन्होंने कुछ 5 प्रकार के मनोलैंगिक अवस्थाओं की बात की थी। पहला उन्होंने बताया था, जो मनोलैंगिक अवस्थाएं थी, पहला क्या है, ओरल स्टेज, ओरल स्टेज। दूसरा इन्होंने बताया था एनल स्टेज, स्टेज। तीसरा इन्होंने बताया था लेटेंसी स्टेज, सॉरी फैलिक स्टेज, फैलिक स्टेज। फिर फोर्थ इन्होंने बताया था लेटेंसी स्टेज, लेटेंसी स्टेज। फिर लास्ट में इन्होंने बताया था 5वां जीनाइटल स्टेज, जीनाइटल स्टेज। ओके, तो जो ओरल स्टेज था उसे क्या कहा था इन्होंने, ओरल स्टेज को इन्होंने बताया था वो क्या था, मुखावस्था, मुखावस्था। ठीक, एनल स्टेज जो इन्होंने बताया था, इनको क्या कहता है, गुदावस्था बताया था। फिर उन्होंने फाइलिक स्टेज को बताया था, इन्होंने क्या बताया था, इसको इन्होंने जन्नावस्था अवस्था बताया था। फिर लेटेंसी स्टेज को इन्होंने बताया था, फाइलिक स्टेज जो था वो था क्या, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण की अवस्था था। विपरीत लिंग के प्रति क्या होता है, आकर्षण की अवस्था। लेटेंसी स्टेज को, आई होप माइंड से मेरा थोड़ा स्लिप हो गया है कि हिंदी में इसे क्या कहते हैं, लेटेंसी को। ओके, तो इन्हें हम समझने की कोशिश करते हैं। फाइलिक स्टेज इसे इतना समझने की कोशिश करते हैं, फाइलिक स्टेज जो था विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण की अवस्था है, ये विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण की अवस्था है। लेटेंसी स्टेज ऐसी स्टेज है जिसे हम बाल्यावस्था के नाम से जाना जाते हैं, जिसमें बाल्यावस्था में किसमें,
पढ़ते हैं, डेवलपमेंट में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ओरल स्टेज क्या होता है। वो जो मुखावस्था होता है, मुखावस्था इसमें जो उम्र होती है 0 to 2 ईयर होता है। मतलब इसमें कहते हैं बर्थ टू 2 ईयर, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। फिर उसके बाद कहते हैं इसको 2 से कितने वर्ष तक होती है, 2 से 4 वर्ष मान लेते हैं इसको, 4 वर्ष तक। फिर उसके बाद लेटेंट फैलिक स्टेज की जो बात करते हैं वो 4 किसमें होता है, 4 से 6 या 7 साल तक होता है। ये कोई क्लियर नहीं है कि 6 सालों के साथ, इस तरह से वो पूछता नहीं है कभी। 4 ईयर से 7 ईयर तक। फिर लेटेंसी स्टेज कहते हैं 7 to कब तक होता है, 12 ईयर तक, यहाँ तक होता है इस समय से, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने देखा इस समय से। उसके बाद ये 12 अवस्था से ऊपर किशोरावस्था आ जाता है, 12 से एबव ऊपर की अवस्था है। इन्होंने बताया जो ओरल स्टेज होता है, इस अवस्था में बालक कोई भी जो कार्य करेगा, जो भी कार्य करेगा वो क्या करेगा, अपने मुख से करेगा। उसे वातावरण में जो भी वस्तुएं मिल जाती हैं वो तुरंत वस्तु को उठाएगा और मुंह में ले लेगा, चूसेगा। जो भी करेगा वो करेगा, जो भी करेगा उसको चूसने में ही संतुष्टि मिलती है। कोई भी चाहे चम्मच हुआ, स्पून फेंका हुआ, चाहे पैसा पाएगा, जो पेन पाएगा, जो भी पाएगा वो मुँह में ले लेगा। उसको ऐसा ही करने में सुकून मिलता है ओरल स्टेज में, मुखावस्था में। फिर उन्होंने बात की एनल स्टेज जिसके गुदावस्था कहते हैं, तो उसमें क्या करता है बालक अपना जो आनंद महसूस करता है किसमें होता है, मल मूत्र त्याग करने में अपना आनंद महसूस करता है। वो जो भी करेगा उसको जितना ज़्यादा आनंद किसमें आएगा, अपना मल मूत्र त्याग करने में आएगा। फिर उसके बाद उन्होंने बात की थी फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज ऐसी स्टेज है जिसमें विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण चालू हो जाता है। मतलब अट्रैक्शन किसके प्रति होगा, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण हो जाएगा। इसकी एक कहानी है कि जो फैलिक स्टेज है इसमें क्या होता है, 2 चीज़ें पाई जाती हैं। पहला क्या है, इलेक्ट्रा, दूसरा क्या है, ओडिपस। 2 ग्रंथियाँ होती हैं, मान सकते हैं जो पाई जाती है। इलेक्ट्रा जो पाई जाता है वो किसमें पाया जाता है, गर्ल्स में पाई जाती हैं, गर्ल्स में। और ओडिपस जो पाया जाता है किसमें, बॉयज़ में पाया जाता है, बॉयज़ में। इसमें होता है कि जो इलेक्ट्रा जो गर्ल्स में पाई जाती हैं उसमें अपने इस अवस्था में जो होता है, इस अवस्था में जो होता है वो बालिकाएं अपने विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण महसूस करती हैं। मतलब ये अपने पिता के प्रति इनका प्रेम अधिक होता है बालिकाओं का। और ओडिपस जो बॉयज़ में पाया जाता है, इनका क्या होता है, अपनी माता के प्रति प्रेम अधिक पाया जाता है। इसे कहते हैं, यूनान की एक कहानी थी जिसमें क्या होता है, एक राजकुमारी थी, क्या कहते हैं, उनको अपने पिता से प्रति प्रेम जो हो गया था, तो अपने पिता से शादी करने की कोशिश, मतलब इच्छा कर रही थी अपने माता को मार कर। तो इस तरह से, हालांकि हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले हैं उस चीज़ का, हम सिर्फ टू द पॉइंट ही पढ़ेंगे। इस तरह से वो कहानियाँ सुनने को मिलती है, जिसके आधार पर क्या किया था, जिसके आधार पर सिगमंड फ्रायड ने क्या किया था, इसका डिफिनेशन, इसको विस्तार से समझाने की कोशिश की थी। किसको, फैलिक स्टेज को, जिसमें इलेक्ट्रा पाया जाता है जो गर्ल्स में पाया जाता है, जो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है, जिसका लड़कियों में अपने पिता के प्रति आकर्षण पाया जाता है, और लड़कों में जिसे ओडिपस पाया जाता है उसमें अपने माता के प्रति आकर्षण पाया जाता है। दैट इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। फिर बात करते हैं लेटेंसी स्टेज की। तो लेटेंसी स्टेज ऐसी स्टेज होती है जिसमें लिबिडो पूरी तरह से शांत होता है। ध्यान रखना, यहाँ पे जो लिबिडो होगा, लिबिडो यहाँ से चालू होता है। इस अवस्था में लिबिडो क्या होता है, चालू रहता है। लिबिडो पूरी तरह से कार्य करता है। यहाँ भी लिबिडो रहता है। फिर फैलिक स्टेज में लिबिडो कुछ ज़्यादा ही रहता है। इसमें क्या होता है, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण आ जाता है। लेकिन जब बालक इस अवस्था में पहुँचता है, लेटेंसी स्टेज में पहुँचता है, इस अवस्था में लिबिडो पूरी तरह से शांत हो जाता है, सुप्त अवस्था में रहता है, कोई कार्य नहीं करता है। इसमें क्या होता है, किसी भी लिंग के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता है। यही वही अवस्था है जिसमें बालक खुद पर कंसंट्रेशन करता है, किसी की तरफ ध्यान नहीं देता है और उसका मन पढ़ाई में लगता है, जिसे हम बाल्यावस्था कहते हैं। 7 से 12 वर्ष तक बालक में कोई भी क्रिया, ऐसी एक्टिविटी नहीं होगी जिसमें उसको किसी विपरीत लिंग के प्रति उसका आकर्षण होगा। फिर बात करते हैं जीनाइटल स्टेज की, दैट इज जनन अवस्था। इसमें क्या होता है, यही वो अवस्था है जिसमें ये होता है कि प्यार मोहब्बत, एक दूसरे के प्रति प्रेम, अट्रैक्शन, अफेयर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। किस अवस्था से, जीनाइटल स्टेज से। यहाँ से क्या होता है, बालक में एक दूसरे के प्रति, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बहुत तीव्र हो जाता है। यहाँ पर तो एक दूसरे के साथ जीने मरने की कोशिश करने लगते हैं। इस तरह की अवस्थाएं पाई जाती हैं। तो आई होप आपको इससे समझ में आया होगा। इसमें अगर कोई डाउट है आप मुझे
कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।